खाना बनाऊं। क्या सोचा था बाहर जाकर खाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ धुएं में बैठकर अपनी जान दे दो। हट, अच्छा नहीं लगता। दीदी, आप ना आज खाना बना लीजिए। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है। आप तो जानती है ना, धुएं में दम घुटता है, बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ठीक है छोटी, तुम जाओ, अंदर जाकर आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। अच्छा छोटी बहू, अगर तुम्हारी रोज तबीयत खराब होती है तो तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? बस इसी वजह से मैं कुछ कहना नहीं चाहती। माँ, आप हमेशा मुझे ही क्यों सुनाती रहती हैं? सुनाने लायक काम ही करती हो, तभी तो सुनाती हूँ। रहने दीजिए माँ, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये तो थोड़ा सा ही खाना बनाना है और वो मैं अकेले कर लूंगी। जाओ छोटी, तुम जाओ। और माँ, आप भी जाइए, आप जाकर आराम कीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अगर आप बोल रही हैं तो अब जाती हूँ मैं। तुम्हारा दिल बहुत साफ है बहू, इसलिए तो तुम्हारा ध्यान छोटी बहू के बहाने पर नहीं जाता है। तुम दिन रात काम करो और वो बस आराम करती रहे। और ऊपर से मेरा बड़ा बेटा भी वैसा ही है, दिन रात बस खटता रहता है। महेश, ओ महेश, घर पर हो क्या? जरा बाहर आओ तो बेटा। अरे मोहन चाचा, बाहर क्यों हो? अंदर आ जाइए। अरे नहीं बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये लो महेश, धान और जूट बिक्री के पैसे पूरे 7,000 है। सच में तुम रात दिन कड़ी मेहनत करते हो, इसीलिए तो तुम्हारी फसल इस इलाके में सबसे अच्छी हुई है। बिल्कुल सही कहा भैया, उसके पिताजी का सारा गुण उसे मिला है और यही तो मेरा सबसे बड़ा डर है। पता नहीं कब कौन ठग दे। चलता हूँ मैं भाभी, उधर काम भी बहुत है। आता हूँ बेटा। जरा दिखाओ तो। वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये लो भैया, आपके हिस्से के 35,000 रुपए। मतलब 70,000 में से 35,000 मेरे और 35,000 आपके। थैंक यू भैया। चलो, मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। क्यों रे निखिल, तू क्यों पैसा ले रहा है उससे? तूने क्या कभी उसके साथ धूप में काम किया है? मैं क्यों काम करने जाऊं? जमीन में हम दोनों भाइयों का हिस्सा है, इसलिए जो मिलेगा दोनों भाइयों का बराबर ही होगा ना, बताइए। बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तेरे पढ़ाई का सारा खर्चा तेरे भैया ने ही उठाया है। अपने लिए तो कुछ भी जमा नहीं किया, तो वेतन मिलने पर तुम कितना पैसा ला कर देते हो अपने भैया को? रहने दो ना माँ, ये तो मेरा छोटा भाई है और ये मुझसे हर बार तो पैसे लेता नहीं है। चलो, अब आप इस पर गुस्सा मत कीजिए। पता है माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन मेरा ऑफिस बहुत दूर है, रोजाना आना जाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा और अंजलि का कोलकाता में रहना अच्छा होगा, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर तो नहीं, रोज आना जाना भी आसान है। अगर माँ से दूर चला जाएगा तो रोज रोज तुझे देख नहीं पाऊंगी। ये सारी इमोशनल बातें मत कीजिए माँ, काम के सिलसिले में तो जाना ही होगा ना। माँ तो ठीक ही कह रही है देवर जी, आप और छोटी यहाँ नहीं रहेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपके बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा दीदी, मेरा भी मन नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तो बहुत खर्च होता है, तभी तो ये प्लान बनाया। हम दोनों मिलकर रहेंगे,
कोई दिक्कत नहीं होगी। उफ, क्या शांति होगी। रहने दो माँ, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। भाई अब और बड़ी नौकरी करेगा, ये तो खुशी की बात है ना। अब बस आप रोना बंद कर दीजिए और इन दोनों को खुशी खुशी जाने दो। भाई रोज फोन करना, ठीक है? और हर शनिवार को यहाँ आ जाना और रविवार को रुककर सोमवार को सुबह सुबह चले जाना। ठीक है तो भैया, अब चलते हैं हम लोग। निखिल और उसकी पत्नी चले जाते हैं। उसके बाद दिन बीतते हैं, फिर महीने और फिर साल। निखिल अब माँ और भाई के संपर्क में नहीं था। महेश के फोन करने पर वो ऊपरी मन से थोड़ा बहुत बात करके फोन रख देता था। वहीं बढ़ती उम्र की वजह से दीपा का शरीर अंदर ही अंदर टूटने लगा और वो धीरे धीरे बिस्तर पर चली गई। वो हर रोज अपनी छोटी बहू और बेटी की खबर लेती थी, लेकिन उनके पास अपने परिवार के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। माँ आप चिंता मत कीजिए माँ, निखिल और छोटी बहू जल्द ही आते होंगे। आना है तो आएंगे, लेकिन वो जब तक यहाँ आएंगे ना, तब तक मैं पता नहीं रहूंगी या नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, मत कहिए ऐसा। आपके बिना हम लोग अनाथ हो जाएंगे। नहीं बहू, तुम तो मेरी बेटी हो बहू। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों पर बना रहेगा। अच्छा बहू, तुम और महेश तो सीधे हो। मेरे चले जाने के बाद निखिल तुम लोगों के साथ क्या क्या करने वाला है, ये तो मैं समझ ही रही हूँ। इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हें एक बात बता रही हूँ। पर पहले मुझसे तुम वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपने पति महेश को भी नहीं। ठीक है माँ, मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे मर जाने के बाद बहू, अगर तुम्हारे परिवार में कोई कमी हुई तो फिर तुम महेश को लेकर हमारी पुश्तैनी जमीन जहाँ बंजर है वहाँ पर चले जाना। मैंने वहाँ की जमीन के पूर्वी कोने में एक बक्सा मैंने गाड़ कर रखा है। उसमें मेरे पिता से मिला हुआ और सास ससुर से मिला धन है। मैं नहीं चाहती कि छोटे बेटे और बहू को उस रखे धन का कोई भी हिस्सा मिले, क्योंकि वो सब पाने के योग्य नहीं है। और तुम अगर अभी महेश को बता दोगी तो वो सब कुछ निकाल कर छोटे बेटे और बहू को दे देगा। लेकिन माँ, नहीं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सुनो, तुमने मुझे वचन दिया है। देखो भैया, आप उस जमीन पर अब तक खेती करते आए हैं जो पिताजी हम दोनों के लिए छोड़ गए थे। मैंने उस जमीन में से कुछ नहीं लिया। हाँ भाई, तुम अपना हिस्सा ले लो, तब तो और अच्छा होगा। दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। वो तो लेना ही है, वो भी ब्याज के साथ। एक और बात, मैं शहर से यहाँ खेती करने नहीं आऊंगा, इसलिए मैं अपने हिस्से की सारी जमीन बेचकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अब नहीं आऊंगा? और
ब्याज का क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का ये मतलब है कि भैया, झील के किनारे की तीनों जमीन मेरी होनी चाहिए और बाकी आप उत्तर किनारे की जमीन ले लो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? हम दोनों के लिए वो उत्तर वाली जमीन? वहाँ पर तो कोई खेती भी नहीं होती है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए? अब ये क्यों बताएंगे? भैया को बोलिए। और वैसे भी ये घर तो आप लोगों का ही रहेगा ना। इसके बाद महेश और उसकी बीवी ने कुछ नहीं कहा। माँ को खोने के बाद दोनों बहुत ही असहाय थे। इधर निखिल उत्तरी जमीन छोड़कर सारी जमीन बेच देता है और वहाँ से चला जाता है। अब महेश बची हुई जमीन पर पहले जैसी खेती नहीं कर पाता और इस वजह से वो लोगों के खेतों में काम करता और अपना परिवार चलाता। लेकिन दिन ब दिन उसके परिवार की हालत खराब होती गई। सुनिए, ए जी, सो गए हैं क्या? सुनिए ना, अरे उठिए ना एक बार। क्या हुआ? क्यों बुला रही हो? पहले उठिए तो। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए, वहाँ उत्तरी जमीन पर चलिए, अभी के अभी। इतनी रात को उत्तर की जमीन? और क्यों जाना है वहां? वो जगह तो झाड़ियों से भरी हुई है। तुम आखिर वहां जाकर क्या करोगी? माँ ने मुझे जो भी कहा था, मुझे उनका पालन करना है। माँ ने तुमसे क्या कहा था? पहले चलिए तो आप यहाँ से, बाद में बताती हूँ। और साथ में कुदाल भी ले चलिए। ये तो बस इसी जगह पर, यहाँ पर खोदिए तो। ये देखो, मुझे यहाँ पर एक बक्सा मिला है। ठीक है, उसे लेकर बाहर आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सुनिए। अब समझा मैं, तभी तो तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, रुको मैं बक्सा खोलता हूँ। ये क्या? इतना सारा सोना! अरे यहाँ तो एक कागज भी रखा हुआ है। ये सब माँ के कहने हैं और लगता है ये माँ की चिट्ठी है। रुकिए, मैं पढ़ कर देखती हूँ। बड़ी बहू, तुमने जरूर मेरा कहना माना होगा। मैं जानती हूँ, मेरे जाने के बाद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तो बस महेश होगा वहाँ। सुनो बेटा महेश, इस बक्से में रखे सोने के गहने तुम लोगों के हैं। इन गहनों को बहुत साल पहले तुम्हारे दादा और दादी यानी कि मेरे सास ससुर जी देकर गए थे और कहा था कि इस कुल में जो सबसे बेहतर और मेहनती होगा उसी पर इस बक्से का अधिकार होगा। निखिल बचपन से ही बहुत ही ज्यादा चालाक और ईर्ष्यालु किस्म का था। मैं जानती हूँ मेरे मरने के बाद भी वो तुम लोगों को धोखा देगा। हो सकता है आज तुम्हारी हालत ठीक ना हो, इसलिए बहू, ये गहने तुम दोनों की सच्चाई और अच्छाई का उपहार है। तुम लोग इसे अपने काम में लगाना, तुम्हारे अच्छे दिन वापस आएंगे। मैं तो अपने छोटे बेटे को बदल नहीं पाई, लेकिन माँ होने के नाते मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब ठीक रहे। मेरा बड़ा बेटा बहुत ही सरल है बहू, उसका थोड़ा ख्याल रखना बेटी। सदा खुश रहो।